ये गाय है हमारी, ये सारी गायें जो है ये बगैर दूध की है। अच्छा, सारी गाय अब बगैर दूध के हैं। कितनी लगभग कितनी होंगी सर? ये करीब जो है 400 गाय हैं। 400 गाय विदाउट दूध, जो दूध नहीं देती है, दूध नहीं देती, इनका आपको कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ 400 गाय यहाँ पे पाली हुई है। इसके अलावा 50 आदमी इसमें लगे हुए हैं। 50 आदमी। तो सर ये कितने बीघे में है सर? ये गौशाला 20 बीघे में है जी। अच्छा, मतलब अगर गौशाला का कोई काम करता है तो उसे नुकसान है। अच्छा, ये भूषण के लिए पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करके रखना पड़ता है। अच्छा, जहाँ 750 गोवंश हो, हाँ। तो वहाँ रोज कमाया रोज खाया नहीं जा सकता। जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं 750 गायों की गौशाला, जिसमें 750 जीव पलते हैं, और यहाँ पे जानेंगे कैसे कैसे ये यहाँ का देखरेख कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद पांडे जी। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं गोपाल गौशाला में एज ए प्रबंधक करीब 25 साल से जी यहाँ की प्रबंध व्यवस्था देख रहा हूँ। जी। इससे पहले यहाँ पर 300 गोवंश हुआ करता था जी, जो कालांतर में बढ़ते बढ़ते जो है गाय जो है की संख्या इस समय 750 हो चुकी है। जी जी। 750 गोवंश जो है, इसमें से 80% गोवंश 80% गोवंश इस निराश्रित हैं, बांझ हैं, बूढ़ी हैं, जो अनुपयोगी हैं, जी, जो कभी दूध नहीं दे सकती। जी सर, मैं पहले पूछना चाहूंगा कि आप किस किस तरह से व्यवस्था बना रहे हैं 700 गायों की? 750 गोवंशों का मैं व्यवस्था जो है, दुधारू गाय हैं जी, उनको अलग व्यवस्था कर रखते हैं। जो गाय प्रेग्नेंट हैं जी, उनकी व्यवस्था अलग रखते हैं। जो देसी नस्ल की जो हमारी बछियां हैं, जो हरियाणा गिर नस्ल की बछियां हैं जी, उनके लिए मैं अलग व्यवस्था कर रखा है। सर पहले एक बार अभी जैसे हमारी ये जो दुधारू गाय है जी, ये दूध देने वाली गोवंश है, इनकी व्यवस्था एक जगह रख करके, शेड में देखिए पंखा भी लगा हुआ है, और सारी व्यवस्था जो है, चारा पानी सुचारू रूप से दिया जाता है। जी। खाने में क्या क्या डाल रहे हैं आप? कैसे किस तरह से आप कर रहे हैं इनका? खाने में जो है, इन दुधारू गायों को सुबह तो हम फल, चूरी, चोकर जी, और इस दोपहर के बाद शाम के समय हम इसे हरा चारा अच्छा दे करके और इनकी जो है भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा जो गाय दूध नहीं देती हैं जी, उनको सुबह भी जो है भूस, दाना, चोकर से इनको खाने का व्यवस्था करते हैं। सर सबसे पहले हम यहाँ पे हैं तो यहाँ के बारे में बात कर लेते हैं। आप सर किस तरह से आप नहवा कैसे, जैसे मतलब आपके पास में इतनी सारी गायें हैं, तो आप व्यवस्था किस तरीके से बना रहे हैं? व्यवस्था हम इसके जो है, हमारे पास 3 ट्यूबवेल हैं जी, 3 ट्यूबवेल, तीनों ट्यूबवेल की कनेक्शन सभी डेयरियों में गायों के साथ, और इनके अलग अलग घूमने के लिए बाड़े बनाए गए हैं। उन बाड़ों में चर की व्यवस्था की गई है, वहाँ पाइपलाइन से पानी की व्यवस्था की गई है, वहाँ चर भरा रहता है। गाय अपने आप घूमने जाती हैं, वहाँ पानी पी करके अंदर आ जाती हैं। अंदर पाइप से हम पानी की व्यवस्था करते हैं, जो गाय को नहलाने के लिए सेवक गौपालक उसकी नहलाता है दोनों टाइम। यहाँ पे किस तरह की गाय? अब देखिए, ये जो गाय हमारी ये सारी प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो आपने प्रेग्नेंट बिल्कुल अलग ही कर दी है? अलग ही कर दिया है। हाँ सर, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है सर? ये यहाँ पर बाड़ा है, जो गायों को घूमने के लिए व्यवस्था की जाती है। अच्छा, तो इसका क्या फायदा है सर? ये सर इसको घूमने के लिए यह है कि हम सुबह यदि गायों को, यदि हम सुबह रात भर गाय एक जगह बैठती हैं, उसके बाद सुबह उस जगह को सफाई करना आवश्यक होता है जी, उनके फर्श की धुलाई, उनको चारा पानी, एनवायरमेंट भी चेंज हो जाता है, उस एनवायरमेंट भी चेंज हो जाता है गायों का। ये गाय है हमारी, ये सारी गायें जो है ये बगैर दूध की है। अच्छा, सारी गाय अब बगैर दूध के हैं। कितनी लगभग कितनी होंगी सर? ये करीब जो है 400 गाय हैं। 400 गाय विदाउट दूध, जो दूध नहीं देती है, इनका आपको कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ 400 गाय यहाँ पे पाली हुई है। जैसे आपने इतना बड़ा, जिससे 750 गाय बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा होती है। आजकल लोगों पे एक गाय भी नहीं पाली जाती ठीक से, लेकिन आप 700 गाय पाल के रखे हुए हैं, तो आप मैनेज, मतलब एक सर मैं यही फिर से वापस जानना चाहूंगा कि सर आप मैनेज किस तरीके से अच्छे से कर पा रहे हैं आप? क्योंकि एक आधी गाय हो तो भाई बात देखी जाए। नहीं, इसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की गई है जी। इसके अलावा 50 आदमी इसमें लगे हुए, 50 आदमी जो इनकी सेवा करते हैं जी, और उनके लिए अलग अलग व्यवस्था है। अच्छा। अलग अलग गायों के लिए अलग अलग जो गोपालक हैं, गोसेवक हैं, हाँ, वो सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, और उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जी, कि आपको इतनी गाय की सेवा करनी है जी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि लोगों ने देखे हुए हैं लेकिन समझ नहीं आती कि वो वर्क किस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पे ये गैस प्लांट है जी, ये बायोगैस प्लांट है जी। बायोगैस प्लांट से गैस का उत्सर्जन होता है,
और गैस बना करके इससे बिजली का संचालन किया जा सकता है। सर किस तरह से, मतलब थोड़ा सा मुझे समझाइएगा। इसमें देखिए ये आउटलेट बना हुआ है जिसमें गोबर डाल करके इसकी घुलाई होती है। अच्छा। और घोल करके पानी के साथ इसमें बहाया जाता है। यहाँ पे जो साइडों में ये देख रहे हैं, साइडों में है ये जो है, इसमें जो है भरा हुआ, और ये गैस तैयार होकर के और इसके आउटलेट से हाँ जी इसकी जो सैलरी है जी, वो सैलरी बाहर निकल जाती है। सैलरी इन द सेंस, सैलरी मीन्स जो है जो इसका अवशेष होता है। अच्छा। जो व्यय होने के बाद, गैस उत्सर्जित होने के बाद से हाँ जी, जो गोबर बचता है वो गोबर जो है आउटलेट से बाहर जा करके इसको एज ए सैलरी बोलते हैं उसको। जी जी। वो सैलरी कंपोस्ट खाद के रूप में काम किया करता है। बताइए, जैसे हमने गोबर डाल दिया, इसमें गोबर की गोबरी बोलते हैं जिसे, गोबरी हो गई, फिर उसके बाद में क्या प्रोसेस उसके बाद इसमें अंदर कैसे जाता है? इसमें पानी की घुलाई करते हैं। हाँ जी, पानी के इसमें पानी मिला करके इसको पतला करते, लिक्विफाइड करते हैं। जी जी। इसकी लिक्विडिटी बन करके तरल पदार्थ बन जाता है। फिर उसके बाद से इसकी होल का ढक्कन खोल करके और इसमें बहा दी जाती है। यहाँ पे इसमें ढक्कन लाइन है, हाँ इसमें ढक्कन लगा होता है। अच्छा, यहाँ पे पाइपलाइन है, फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो गैस प्रोड्यूस करता है। गैस प्रोड्यूस करता है। गैस प्रोड्यूस होने के बाद से गैस जी पाइपलाइन से जाता है जी। तो ये जो है, ये जैसे मतलब गैस यहाँ पे अंदर बनती है, ये गैस, फिर उसके बाद में ये गैस, ये लिक्विड, मतलब जो लिक्विड जैसे गैस बनती है, गैस का ये सप्लाई करता है। ये सप्लाई होता है। सप्लाई जा करके जो है ये जहाँ घरों में चूल्हे लगाए, हमने तो चूल्हे लगा रखा है, तो इस चूल्हों में जो है इनके गैस जा करके और इनके चूल्हों का मतलब ये खाना वगैरह बनाते हैं। तो सर ये कितने बीघे में है सर? ये गौशाला 20 बीघे में है जी। नियार की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? चारे की व्यवस्था हमारे पास यहाँ पर एक 65 बीघे का एक गौ फार्म है। अच्छा। जहाँ हम चारा का उत्पादन करते हैं। हाँ जी। और वहाँ से चारा कटवा करके और यहाँ पर प्रतिदिन आता है। तो सर यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? ये ड्रम जो है हम रखे हैं, इसमें ड्रम में हम गौमूत्र इकट्ठा करते हैं। अच्छा। समय समय पर किसान जो गौमूत्र की उपयोगिता को जानते हैं वो गौमूत्र से अपनी तरह तरह की जो है फर्टिलाइजर बनाते हैं। सर मुझे बताना चाहेंगे कि क्या फायदा है इसका? वैसे इसके फायदा ये है कि फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बायो फर्टिलाइजर बन जाता है जी। आप यहाँ से ही दूध भी सप्लाई कर रहे हैं? और यहीं से दूध हम सप्लाई करते हैं। जो हमारे यहाँ काउंटर है जी, इस काउंटर से दूध जो है एकत्रित करके अच्छा, और यहाँ से जो है ग्राहकों को। तो सर आप मतलब जैसे जांच कराना या वो वैसे आप वैसे नहीं कर रहे, या फिर आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं? डायरेक्टली सेल करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे दूध निकाला और डायरेक्टली आप क्लाइंट के पास में डायरेक्ट सेल कर रहे हैं? डायरेक्ट सेवा में ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको पॉस्चराइज नहीं करते हैं। अच्छा। तो सर जैसे मैली का अगर मैं बात करूं, मैली की, जैसे गन्ने की जो मैली निकलती है, तो उसमें अगर हम ढोरों को तो उसमें अगर हम सर उसे खिलाते हैं, जैसे गायों को खिलाते हैं या भैंस वगैरह को खिलाते हैं, तो उसमें उसके दूध को क्या नुकसान कर सकते हैं हम अगर उस दूध को पीते हैं? उसके दूध में जो है मैली आती है, उस मैली के साथ साथ जो है मिलों की जो शुगर मिल हैं, फैक्ट्री हैं, शुगर फैक्ट्रियों की केमिकल भी तो उसके साथ मिल के आता है। बिल्कुल। वो केमिकल जो है गायों को जो है वो पशुओं को खिलाया जा रहा है। वो केमिकल से दूध जो है वो केमिकल युक्त हो जाता है जी। सर यहाँ पे देख रहा हूँ ये सब बैल, ये नंदी लोग हैं। नंदी हैं सब? ये नंदी हैं। अच्छा। सांड हैं जो हम इसे पालन करते हैं। जो हमारे यहाँ बछड़े होते हैं। हाँ जी, हाँ। तो मेल काऊ का तो कोई यूज नहीं है। जी जी। जो बड़े होते गए, 3 साल तक ऊपर के चले गए, तो उनको मैं जो है रस्सी में बांधने की व्यवस्था करता हूँ। अच्छा। जो 3 साल से नीचे के हैं उनको एक जगह रखता हूँ। तो सर इनका मतलब बेसिकली आप यूज किस तरीके से ले रहे हैं? यूज कुछ नहीं, अपना जीवन यापन करेंगे। वहाँ पे जो बछड़े होते हैं उनका बहुत ही कम यूज, क्योंकि जब इतना यूज है नहीं इनका, तो वो ज्यादातर या तो बेच देते हैं उन्हें या फिर वो छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं। अच्छा, तो आप सर ये आप मतलब इस तरह से क्या कर रहे हैं आप इनका? फिर उनका क्या है कि हम जो हमारे जो गौवंश के साथ जो बछड़े उत्पादित होते हैं जी, उन बछड़ों को तो हमारा पालना मजबूरी है। लेकिन अन्य जो है गौशाला, जो अन्य भी जो गोपालक हैं जिनके बछड़े हैं, यदि वो श्रद्धापूर्वक या ये समझिए कि मतलब कि गायों पर दया करने के दृष्टिकोण से यदि वो हमारे पास आते हैं तो एक निश्चित शुल्क लेकर के और उनका पालन हम करते हैं। तो सर जैसे ये खुले छोड़ रखे हैं आपने, तो ये ऐसे ही घूमते रहते हैं? नहीं, घूमते नहीं रहते हैं। अच्छा। ये एक कोई जो है, ये बछड़ा है, काऊ जो है ना जी, मेल काऊ है जी जी।
तो ये आप किसी तरह से इधर आ गया। अच्छा अच्छा। तो इन बच्चियों को जो है हम एक जगह इकट्ठा करके और इनकी अलग व्यवस्था करते हैं। हाँ जी। जैसे इनको सुचारू रूप से जो है हम व्यवस्था करें। धार्मिक से अलग हट करके यदि कोई गौवंश का काम करता है जी, तो उसमें ये समझिए कि बढ़ती महंगाई में जी उसे नुकसान हो रहा है। अच्छा, मतलब अगर गौशाला का कोई काम करता है तो उसे नुकसान है? नुकसान है। अच्छा। जो गौवंश है ये सारी हरियाणा गौवंश है। अच्छा। देसी। अच्छा। जिनका किसी प्रकार का दूध का उत्पादन नहीं है। अच्छा, एक दो कारण बताइए कि ये इस वजह से करना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसके बायो प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे गोबर, जैसे उसका गोबर हुआ या गोमूत्र हुआ। गोमूत्र से हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं जी, लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं जी। ये हो सकता है कि आप मतलब चीजों का उपयोग अगर ना कर पाए, जैसे आप बैल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। या फिर आप गोमूत्र का नहीं कर पा रहे, या फिर आप गोबर का नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आपको एक बेनिफिट हो सकता था, लेकिन वहां आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो वहां वो नुकसान हो सकता है। वो नुकसान हो सकता है। ये ऐसे जो है हमारी बच्चियां हैं जो 2 साल तक की बच्चियां हैं। अच्छा। 1 साल से ऊपर और लगभग 2 साल तक की। अच्छा, ये बच्चियां हैं सब? ये बच्चियां हैं जी। तो इनको एक जगह हमने इन्हें रख रखा है जी, कि जिससे इनकी व्यवस्था एक जगह यहाँ पर कर सके। सर, आप गौमूत्र का भी कुछ कर रहे हैं या फिर? गौमूत्र का हमारे पास जो है व्यवस्था, देखिए हम दवाई की व्यवस्था भी करते थे। प्रोफेशनल तरीका अगर मैं कहूँ तो प्रोफेशनल तरीका इस पे डिपेंड रह के नहीं कर रहे आप? नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से कर रहे हैं कि हाँ बस अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप इस तरीके से ही इसको वर्क अभी किया है। लेकिन मेनली आप डिपेंड है दूध पे ही? दूध पे। हाँ, तो इसी वजह से आपको एक लॉस का सामना, मैं अगर ऐसा कहूँ कि सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से ये इस वजह से भी ये कारण है जी। जी। तो सर, जैसे मैं अगर दूध की बात करूं कि आप लेबर से दूध निकलवा रहे हैं या फिर आप मशीन से, किस तरीके से? लेबर से निकलवा रहे हैं। तो सर, आप अगर मैं मशीन की बात करूं तो मशीन में कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है? मशीन में प्रॉब्लम एक आ सकती है। इसमें मशीनों में क्या है कि जो अक्सर जो गोपालक होते हैं जी, वो निरक्षर होते हैं जी, वो पूर्ण साक्षर नहीं होते हैं। जैसे सर, अगर मैं शुद्धिकरण, मतलब ये है कि अशिक्षित लोग होते हैं। हाँ जी। ज्यादातर जो है इसमें वर्क करने वाले जो गोपालक हैं अशिक्षित हैं जी, तो उनको मशीनों का जो है ज्ञान बहुत कम है जी। तो उस मशीनों का संचालन ठीक से नहीं कर पाने से इससे गोवंश को नुकसान होता है। हाँ जी। जैसे मशीन ठंड में लगा दिया, हाँ जी, और उसकी टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग का ध्यान नहीं दिया, तो उस मशीन से पंपिंग होती है। हाँ। उस पंपिंग से उसका थन जो है, थन से ब्लड खींच लेता है। और वो दूध नहीं आएगा तो वो ब्लड आएगा साथ। दूसरे तीसरे दिन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाई हमें पता होता है कि कौन से थन में ज्यादा दूध है, कौन से में कम है, लेकिन इस चीज का इसके को गोपालक को नहीं हो पाता है पता, इसलिए अनुमान न लगाने की वजह से नुकसान हो जाता है। जी जी। तो उससे नुकसान जो है, जो हमारी प्रोडक्टिव गोवंश है जी, उनका थन खराब होने, अब समझिए 4 थन से यदि वो गाय 4 लीटर दूध देती है तो 1 थन खराब होने के बाद वो 3 लीटर पे रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। 2 थन खराब होने पर 2 लीटर रह जाएगी। हाँ। फिर उसका आर्थिक उपार्जन खत्म हो जाएगा और फिर वो अनयूटिलाइज हो जाएगी जी, धीरे धीरे 1-2 ब्याज में अनयूटिलाइज हो जाएगी। इसी गोवंश को गर्भित करने के लिए जी प्राकृतिक तरीका, पारंपरिक तरीका जो होता है, एक अगर मैं डॉक्टर के हिसाब से, जैसे आप डॉक्टर कर रहे हैं और किसी डॉक्टर कर रहा है जी जी, तो उसे डॉक्टर क्या होता है कि वो जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से तरीके से उसमें जो है वो डाल देता है, सीमेंट डाल देता है जी, जो ये धार्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर इस बारे में मेरा ये कहना है कि जो है अच्छी नस्ल का जी साढ़ रखते हुए जी और पारंपरिक तरीके से प्राकृतिक गर्भाधान कराया जाए। बिल्कुल सर। सारी गायें जो है ये स्लॉटर हाउस से छुड़ाई हुई गाय, अच्छा, ये कसाईयों से अवमुक्त कराई हुई गायें हैं। अच्छा। जो पुलिस द्वारा गोवंश यहाँ आकर के, तो सर यहाँ पे ये कोई दूध वगैरह नहीं देती है? दूध नहीं दे सकती है, कोई सी दूध नहीं देती? कोई दूध नहीं दे सकती है, सारी बांझ है। अच्छा। ये भूस इनके लिए, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करके रखना पड़ता है। अच्छा। जहाँ 750 गोवंश हो, हाँ हाँ, तो वहाँ रोज कमाया रोज खाया नहीं जा सकता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और दोस्तों, हम भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप एक
व्यवसाय की तरह से सोच रहे हैं गौशाला खोलने की, तो आप सिर्फ एक दूध पे डिपेंड ना रह के आप उसमें देखें कि आपका जो गोबर है वो भी बिके, आपका जो गौमूत्र है वो भी बिके, आपका जो दूध है, दूध के साथ में घी और बहुत सी चीजें हैं जो दूध से जुड़ी हुई हैं, उन्हें लेके चलें, खाली दूध पे डिपेंड ना रहें। आप सीमित जगह पे हैं, आप नहीं इससे ज्यादा सोच सकते, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम दूध बेच के हम गौशाला चला लेंगे और फिर बाद में बोलते हैं कि लॉस हो रहा है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप दूध के साथ में बहुत सी और भी चीजें साथ में जोड़ें, बहुत सी चीजें, थोड़ा अपडेट रहें इस चीज में, क्योंकि अपने काम में हर रोज नया अपडेट रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर